हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और हम कंटिन्यू करते हैं अपना इनसाइट टेस्ट सीरीज 21 हम कवर कर रहे थे। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें पूछा गया रिसोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जहाँ रिसोर्सेज पूछ रहा हो वहाँ पे सारे कितने होते हैं, सबके सब सही ही होते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी चलिए इनको ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। जब आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर वेस्ट में कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसका एक्सप्लोजन कर रहे हो, रेडियो थेरेपी चल रही हो, डायरेक्ट एक्सप्लोजन हो रहा हो रेडिएशन का, किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, कॉस्मिक रेज जो होती है स्पेस से आती हैं, प्लस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है किसी रेडियो न्यूक्लियाइड जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि रेडियम 224, इन सब से भी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक पर्सन की हियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो डैमेज हो सकती है अगर वो 75 डेसिबल से ऊपर की मतलब ऊपर की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी टाइम तक सुनता रहता है। और साथ ही साथ WHO ने रिकमेंड भी करा है कि इंडोर जो हमारा साउंड है वो 30 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 की अगर बात करें, इसका सेक्शन 2A जो है ये भी बताता है कि जो नॉइस है उसको एक तरह से पोल्यूशन हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2000 में कुछ फ्रेमवर्क भी बनाए गए थे, किसके अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 के अंदर। अब देखिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। फाइटो एक्सट्रैक्शन या फिर फाइटो एक्यूमुलेशन, ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो कंटामिनेंट्स होता है जितने भी उनके रूट्स में या फिर ग्राउंड मतलब शूट्स पे या फिर लीव्स पे, उसको एक्यूमुलेट कर देते हैं। नाम से आपको दिख रहा हो ना, फाइटो एक्यूमुलेशन, तो वैसा ही है। नेक्स्ट है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फाइटो डिग्रेडेशन। देखिए, इसमें होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिक अपटेक होता है कंटामिनेंट्स का, चाहे वो सॉइल से ले रहे हों, चाहे सेडिमेंट्स ले, चाहे वाटर से ले रहे हों, उनको क्या करते हैं, अपटेक कर लेते हैं और मोर स्टेबल, लेस टॉक्सिक और लेस मोबाइल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है फाइटो स्टेबलाइजेशन, जैसे कि नाम से ही है स्टेबलाइजेशन, मतलब कि इस चीज़ों को मतलब स्टेबलाइज किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो मोबिलिटी या फिर जो माइग्रेटेड कंटामिनेटेड सॉइल होती है उसको क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है जी। और कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिससे क्या, जो कंटामिनेंट हो वो वापस से एनवायरनमेंट में रीइंटर ना कर पाए। फोटो डिग्रेडेशन की बात करते हैं। देखो, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को डिग्रेड करना, चीज़ों को ब्रेक डाउन करना। तो वैसे ही जो कंटामिनेंट होता है उनको ब्रेक डाउन करना, किसके थ्रू, जो राइजोस्फीयर है उसके उसकी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और चूँकि इससे बहुत से प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं मिलके प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स द्वारा मिलके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यीस्ट, फंगाई, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पैरामीटर टू यूज़ विलेज सॉइल लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादातर ये सारे के सारे सही ही होते हैं। तो इसमें भी ये सबका सब जो है, सारे ऑप्शन 1 2 3 4 सब सही हैं। आप इनको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल सब्सिडीज इनिशिएटिव। किसका इनिशिएटिव है ये, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, ये इनिशिएटिव बेस्ड किया गया है किस पे, जो भी यूनिवर्सल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन उन वो उनकी तरह इसको इनिशिएट किया गया है और इसको सपोर्ट दिया जाएगा यूएन गोल्स के द्वारा। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है वो उन सभी के लिए ओपन है जो कि यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करके, उनको इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एक मल्टी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूजिंग बैम्बू एंड रतन। इंडिया जो है वो एक इसका इंडिया जो है एक मेंबर स्टेट है इसको, और इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इसका रीजनल ऑफिस, उसके साथ साथ रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, कैमरून, इक्वाडोर, इथोपिया और गुयाना में। INBAR की बात करें तो ये स्पेशली स्ट्रॉन्ग रोल प्रमोट करता है साउथ साउथ कॉरपोरेशन पिछले मतलब करीब 20 सालों से। सोर्स फॉर एसिड रेन, देखिए फिर से आ गया, ऐसे क्वेश्चंस में सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही ही होते हैं। सोर्स के बारे में बात करी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायो इंडिकेटर। देखो, बायो इंडिकेटर, इंडिकेटर वर्ड को अगर आप देखो तो इंडिकेटर से आपको समझ में आ रहा है किसी चीज़ को इंडिकेट करना। देखो, जो इंडिकेटर है ना, तो मतलब क्या, हमें बायोलॉजिकल इम्पैक्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं क्या चीज़ हार्मफुल इन्फेक्ट कर रही है, क्या टॉक्सिक है हमारे प्लांट्स और ह्यूमन बींग के लिए, इन सबको हम मॉनिटर कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वायबल अल्टरनेटिव भी है, जो कि पता है कि अगर हम किसी और चीज़ को इसमें इंस्टॉल करेंगे कहीं पे चेक करने के लिए, तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली हमें बर्डन दे सकता है।
नेक्स्ट हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बेस्ड ऑन पोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, पोल्यूशन इंडेक्स के बेसिस पे कौन कौन सी कैटेगरी दी गई इंडस्ट्रीज़ को, उन पे हम बात करते हैं। ये 0 से लेकर 100 तक पे पैरामीटर है इनका, और 4 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं देख लीजिए। अगर पोल्यूशन का स्कोर 60 या फिर उससे अबव है तो रेड पे आता है, 41 से लेकर 59 तक के बीच में तो ऑरेंज पे, 21 से लेकर 40 ग्रीन, और फिर एकदम 0 से लेकर 20 तक का है तो वाइट कैटेगरी में आता है। तो अगर कोई वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री है, मतलब जिसका पोल्यूशन लेवल 0 से लेकर 20 तक का है, तो वाइट में आएगी। और ऐसी कंपनीज़ को किसी भी तरह के कंसल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो रेड इंडस्ट्रीज है तो पूरी तरह से बना होती है किसी भी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया में या फिर प्रोटेक्टेड एरिया में। अब रेड लिस्ट में कौन सी आती है, जिनका पोल्यूशन लेवल 60 या उससे अबव होता है। ओके, जो एशियाटिक लॉयन की लास्ट वाइल्ड पॉपुलेशन देखी गई थी वो गिर नेशनल फॉरेस्ट में देखी गई थी। और जो एशियाटिक लॉयन होते हैं वो अफ्रीकन लॉयन से साइज़ में छोटे होते हैं। ओके, न्यू दिल्ली पहला सिटी है जिसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन इनरिच बसेस 2019 में। सारा स्क्रीन की बात करें, सारा स्क्रीन जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। इंडिया का ओनली रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन भी है। पाया कहाँ जाता है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। ओमनीवोरस से फिश और इंसेक्ट्स को खाने के साथ साथ ये रूट्स और प्लांट्स भी खाता है। उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी, और IUCN में इसको वल्नरेबल का स्टेटस दिया गया है। इकोलॉजिकल नेचर की बात करते हैं, ये एक फंक्शनल रोल, मतलब इकोसिस्टम जो भी स्पीसीज होती है उनका ये एक फंक्शनल रोल प्ले करता है। नीचे जो है बेसिकली इकोलॉजिकल या फिर फंक्शनल रोल होता है किसी स्पीसीज़ का एक इकोसिस्टम में, स्पेशली अगर हम फूड कंजम्पशन की बात करें तो। ठीक है जी। और अगर हम एक कॉम्पिटिटिव इंक्लूसिव प्रिंसिपल की बात करें तो कोई भी दो स्पीसीज़ जो हैं वो सेम तरह का निश ऑक्यूपाई नहीं कर सकती हैं सेम एनवायरनमेंट में फॉर लॉन्ग टाइम, जो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और एक न एक ख़त्म हो ही जाना है, जो कि बताना मैं स्पेशली फूड के पर्पज़ से होता है। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की बात करते हैं, ये सेटअप की गई थी अंडर किसके ऑर्डर, किसका फाइनल ऑर्डर था, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। सेक्रेटरी कौन है वाटर रिसोर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है इस बॉडी की कॉर्पोरेट किसके साथ होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 4 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया की बात करें तो पोंग डाम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पगोंग सो, रोपर लेक। ये सब कहाँ पे, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कहाँ पे हैं ये सब चीज़ें। अब ओरांग टाइगर्स की बात करते तो ये आसाम में है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक में है। इसको मिनी काजीरंगा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब ये इकलौता स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है डायनासोर्स को नॉर्थ बैंक और ब्रह्मपुत्र में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिनेरेस वल्चर की। ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं IUCN की। ये लार्ज रेप्टाइल बर्ड होते हैं जो कि पूरे यूरेशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको ब्लैक वल्चर, मॉन्क वल्चर, यूरेशियन ब्लैक वल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये माउंटेन रीजन, यूरोप के माउंटेन रीजन से और एशिया से माइग्रेट करते हैं अब थोड़े वार्मर प्लेस में जैसे कि इंडिया। मानस नेशनल पार्क जो है वो हिमालयन फुटहिल में लोकेटेड है, और जो नामेरी नेशनल पार्क है वो हिमालयन फुटहिल के ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल में है। मानस नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया गया है। और ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, साथ ही साथ एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है असम का। लोकेटेड कहाँ पे, हिमालयन फुटहिल पे। ठीक है जी। और ये कंटिन्यूस किसके है, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान का है। असम रूफ टर्टल जो है, यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, असम रूफ टर्टल, हिस्पिस हारे, और गोल्डन लंगूर, और पिग्मी हॉक। और यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो भी इसके लिए भी फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो सेमी एवरग्रीन है, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, केन और बैम्बू बाग जो है मिलते हैं, नैरो स्ट्रिप है, ओपन ग्रासलैंड रिवर्स के साथ। एनिमल स्पीसीज जो कि एंडेमिक है हमारे इंडिया में, नीलगिरी तहर। ये वेस्टर्न घाट और तमिलनाडु में पाई जाती है ज़्यादातर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो इंडिया में इसको गवर्न किया जाता है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। एस्पो कन्वेंशन जो है कन्वेंशन है जिसमें क्या होता है, स्टेट्स को ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट जो होता है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट का उसको असेस करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इस नोटिफिकेशन को इशू किया था किस पे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और जो 1994 में डेवलप किया गया था किसके तहत, जो पहले का आ चुका है 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत।
नेक्स्ट है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या है, वाटर वेपर है। करीब 60% तक का ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करता है। ह्यूमन एक्टिविटी जो है डायरेक्टली वाटर वेपर को कंसनट्रेशन को इम्पैक्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट आसपास अगर कहीं इरीगेटेड फील्ड ना हो तो। ठीक है जी, अब बात करते हैं सिंगैस की। सिंगैस का एक मिक्सचर है कंप्राइजिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ये क्या होता है, ये गैसिफिकेशन ऑफ कार्बन कंटेंट, जो इसमें कार्बन होता है उनके गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस होती हैं। इसका हमें बाद में फ्यूल और गैसेस प्रोडक्ट भी बनाते हैं कुछ हीट वैल्यू पे उसको। और जो सिकनेस है वो 50% होता है, 50% होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ नेचुरल गैस की। ओजोन की बात करते हैं, जो ओजोन लेयर हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती है वो बैड होती है, क्योंकि क्यों बैड होती है भाई, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, ये जो एयर में पॉल्यूशन होता है उसके साथ मिलकर ये स्मॉग को फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है वो अच्छा होता है, जो कि वो अर्थ की मतलब जो अर्थ पे लाइफ उसको बचाती है, किससे, सन की यूवी रेज को, क्योंकि उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। नेक्स्ट है जियो इंजीनियरिंग मैथड कैन बी, देखो फिर से आ गया, जहाँ भी मैथड वगैरह की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे आंसर जो हैं वो सही होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन पर जियो इंजीनियरिंग के बारे में, तो ये सारे आंसर सही होंगे। हम भी जानेंगे ये सब जो टर्म्स यहाँ पे लिखे ये होते हैं क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीरियस क्लाउड थिनिंग। देखो अभी हमें पता है जो बादल होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े पैचेस में होते हैं, बट क्या होगा, बहुत ही छोटे 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 बादल ऐसे बने हों। हमको पता है जो यहाँ से हमारी वेव्स उठ के जाती हैं, मतलब जो लॉन्ग वेव हमारे अर्थ से होके जाती हैं, वो इस बादल मतलब इन क्लाउड्स के थ्रू ऑब्जॉर्व कर जाती हैं और फिर बाद में इनको रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है, जिससे होता क्या है, हमारी अर्थ जो है वो गर्म रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जब आप इमेजिन करो कि अगर क्या हो जाए, अगर ये जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, ये जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं ये हों, तो क्या पॉसिबल है जो ये हमारे यहाँ से अर्थ से वेव्स जा रही हैं इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि अगर ये हो जाएगा तो इससे हमारी जो अर्थ है वो गर्म नहीं रह पाएगी। बस इसमें पूरा यही कहा गया है। नेक्स्ट है स्पेस रिफ्लेक्टर। देखिए स्पेस रिफ्लेक्टर की बात अगर हम करें तो ऐसा ऐसा कहा गया है कि ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ हम एक बहुत जाइंट सा ऐसा ग्लास लगा दें, जिससे कि यहाँ से आने वाले सनरेज जो हमारे अर्थ तक ना आ पाएँ। वैसे बहुत ही फ़नी आइडिया था, बट हाँ ऐसा आइडिया दिया गया था एक बार। अब नेक्स्ट है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें होता क्या, अर्थ का अल्बेदो नंबर जो है, अल्बेदो बढ़ाने की कोशिश किया गया था। अब अल्बेदो होता क्या वो मुझे आप बताओगे, ठीक है जी। अल्बेदो वैसे होता क्या है, सन रेज़ को अब्जॉर्व करने की, मतलब कम अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी, जितना हम अगर सन की रेज़ को अब्जॉर्व कम करेंगे उतना हम कम रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना कम रिफ्लेक्ट बैक होगा। पूरी वही बात करी गई थी। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की बात करें तो वही है कि इसमें हम कुछ कूलिंग मतलब जितने भी हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जिससे हमारा रिलेटिवली जो मरीन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उन सबको हम ऐसा कुछ कर दें कि वो कूलिंग इफेक्ट देना शुरू कर दें। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज़ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इसके तहत होता क्या है, जो भी हमारा मतलब जीडीपी का हमें 33 से 35% तक लेके जाना है, मतलब जितना भी हम रिड्यूस कर रहे हैं एमिशन उसका हमें 35% तक लेके जाना है, जो कि 2005 में हुआ करता था 33, उसको हमें 35 तक लेके जाना है। अब क्रिएट करना है एक एडिशनल कार्बन सिंक, जो कितना होगा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड। और हम इसे करेंगे कैसे, बहुत से पेड़ों को लगा के एडिशनल फॉरेस्ट को बना करके 2030 तक करना है हमें ये। और 40% जो हम इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करते हैं हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें करीब 40% हमें कहाँ से लाना होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स से 2030 तक। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड की बात करते हैं। ये क्या है, इनोवेट फंड कैटलाइज है प्राइवेट सेक्टर कैपिटल्स के लिए, जो कि जाएगा कहाँ, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमीज़। ठीक है जी, एक फंड टू फंड तो मैंने सबको बता ही दिया, वही सब चीज़ें हैं इसमें लिखी हैं वापस से। नेक्स्ट है पर्माकल्चर। ठीक है, जब पर्माकल्चर है एक बिल मिल्सन एंड डेविड हॉलमर्स ने कॉइन किया था ये टर्म पर्माकल्चर 1978 में। ये एक तरह का डिज़ाइन प्रिंसिपल है। इसमें होता क्या है, पूरी की एक तरह से थिंकिंग स्टिमुलेटिंग डायरेक्ट यूटिलाइजेशन पैटर्न कुछ भी है जिससे कि हम नेचुरल और इकोसिस्टम को ऑब्जर्व कर सकें, उसके बारे में बात करता है। साइंस एक्सप्रेस की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है हमें जितने भी इंटरेस्ट जो मतलब यंग लोग हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनका इंटरेस्ट हमें और बढ़ाना। ये मैनेज किया जाएगा विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर के द्वारा। और ये एक तरह का मोबाइल साइंस एग्जीबिशन होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा
किया जाएगा, जिसमें 16 को AC कोचेज़ जो हैं वो चलाई जाएंगी ट्रेन में। इंटरनेशनल कन्वेंशन और रेगुलेशन ऑन व्हेलिंग, ये जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1946 में। इंडिया इसका मेंबर है और जापान ने इसको 2019 में छोड़ दिया था। तो अभी इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 40 क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।